मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। ये लोगों को पता चले भाई, ये ऐसे ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है। इतने सालों के बाद भी तुम्हें ये गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है। किसी भी विषय पर बात विवाद करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे आपके व्यक्तित्व पर सीधा फायदा होता है। आप नई नई चीजें सीखते हैं और सही शब्दों के साथ सही जगह बोलना भी। और ऐसी ही बहस ऑफिशियल तरीके से संसद में होती है। जहां हर पक्ष अपनी बातों को आराम से सामने रखता है। पर सोचिए कि अगर किसी एक विषय पर ही बहस 10 घंटे से ज्यादा चली जाए तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो मुख्य खबर यह है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बीते 2 दशकों से जिस योजना ने सबसे गहरी छाप छोड़ी वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि मनरेगा। लेकिन अब केंद्र सरकार इसे हटाकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी बिल 2025 लाने जा रही है। और यहीं से यह बहस सिर्फ नीति की नहीं बल्कि विचारधारा, इतिहास और सत्ता के नैरेटिव की भी बन गई है, क्योंकि ये पहला मौका है जब किसी बड़े सामाजिक आर्थिक कानून से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम पूरी तरीके से हटाया जा रहा है और उसकी जगह एक नया नाम लाया जा रहा है, जिसे जी राम जी तो कह सकते हैं लेकिन गांधी जी नहीं। पर यह तो बस नाम की बात है और इससे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार का कहना है कि मनरेगा अब अपने उद्देश्यों से भटक चुका है। यह एक आउटडेटेड डिमांड ड्रिवन वेलफेयर स्कीम बन गया है। पर इस पर इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जोसेफ ने 2016 में कहा था कि मनरेगा भारत का एक लौता और सबसे बड़ा मौलिक कार्यक्रम है और पूरी दुनिया को इससे सीखना चाहिए। पर सरकार का पक्ष तो कुछ और ही है। अब इस पर आगे बात करें उससे पहले पुराने कानून और नए बिल को संक्षेप में समझना जरूरी है। मनरेगा अपने मूल रूप नरेगा के तौर पर 2005 में सामने आया। 2006 में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया और 2008 में यह पूरे देश में लागू किया गया। और इस कानून के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई, जिसके लिए किसी विशेष स्किल की कोई आवश्यकता नहीं थी। कानून के मुताबिक ग्रामीण नागरिक राज्य सरकार से काम मांग सकते थे और यदि काम नहीं मिलता है तो वो बेरोजगारी भत्ता के हकदार थे। इसके साथ मजदूरी और कामकाज की पूरी फंडिंग केंद्र सरकार करती थी, जबकि मटेरियल कॉस्ट का 25% हिस्सा राज्यों की जिम्मेदारी थी। अब बात करते हैं विकसित भारत रामजी बिल के प्रावधानों की। इस नए बिल में 125 दिन के काम की गारंटी का प्रावधान है, लेकिन फंडिंग की जिम्मेदारी में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ा दी गई है। कुछ राज्य 90 और 10 के औसत से चलेंगे, जबकि कुछ राज्य 60 और 40 के औसत से। इसके साथ इस योजना का फंड भी अब नॉमिनेटिव एलोकेशन व्यवस्था के तहत दिया जाएगा, यानी कि पहले ऐसा था कि राज्य डिमांड करती थी कि हमें इतना पैसा चाहिए, पर अब केंद्र सरकार कह रही है कि हम आपको एक लिमिटेड अमाउंट देंगे, उस पर आप खर्च कीजिए और अगर उससे ज्यादा खर्च होता है तो यह अब आपकी जिम्मेदारी है, आप उसे अपने फंड से खर्च करें। खेती के सीजन के दौरान रोजगार की गारंटी पर भी रोक लगा दी गई है और 15 दिन की जगह अब साप्ताहिक स्तर पर भुगतान होगा। सरकार का दावा है कि नया कानून ग्रामीण भारत को सिर्फ 100 या 125 दिन की मजदूरी पर निर्भर नहीं रखेगा, बल्कि कृषि बाह्य क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर, जल सुरक्षा, सड़क कनेक्टिविटी, जल संरक्षण और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के जरिए स्थायी रोजगार भी पैदा करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि यह बदलाव सिर्फ संरचनात्मक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा वैचारिक एजेंडा भी है, क्योंकि मनरेगा एक अधिकार आधारित कानून था जिसमें ग्रामीण नागरिकों को कानूनी अधिकार था कि वह राज्य से काम मांगे और काम ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता पाए, जबकि वीबीजी रामजी में यह अधिकार धीरे धीरे गवर्नमेंट के विवेक में बदल गया है, क्योंकि नए बिल में रोजगार की गारंटी को खेती के सीजन में 60 दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है। पर आपको यह समझना होगा कि मनरेगा ने सिर्फ काम नहीं दिया था, बल्कि उसने ग्रामीण मजदूरों की बार्गेनिंग पावर को भी बढ़ाया था, क्योंकि खेती के सीजन में मजदूर खेत मालिकों से बेहतर मजदूरी की मांग कर सकते थे
क्योंकि उनके पास मनरेगा का एक विकल्प होता। लेकिन अब जब कृषि सीजन में रोजगार गारंटी हटाई जा चुकी है तो आलोचकों का तर्क है कि इससे खेत मजदूरों की सौदेबाजी की ताकत कमजोर होगी और ग्रामीण मजदूरों पर दबाव बढ़ेगा और इनफॉर्मल रूरल लेबर मार्केट फिर से मालिकों के पक्ष में झुकता हुआ दिखेगा। और वैसे भी विपक्ष का हमेशा से सरकार पर यही आरोप तो रहा है कि वो बिजनेसमैन के फेवर में चलती है, पर सरकार इसके उलट तर्क देती है कि कृषि सीजन में मनरेगा के कारण खेतों में मजदूरों की कमी हो जाती थी, जिससे खेती प्रभावित होती थी और इसी समस्या को हल करने के लिए यह प्रावधान लाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या खेती की जरूरत को पूरा करने के नाम पर ग्रामीण मजदूरों की सुरक्षा को कमजोर करना न्यायसंगत समाधान है? इसके साथ फंडिंग मॉडल में जो बड़ा बदलाव किया गया है वो भी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जहां मनरेगा में मजदूरी का पूरा खर्चा केंद्र उठाता था, वहीं नए बिल में 60-40 और कुछ राज्यों के लिए जो 90-10 वाला अनुपात रखा गया है, जिससे राज्यों की वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ेगी। और विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी विवाद, कर्ज और पहले से दबाव में चल रहे राज्य बजट के बीच इससे रोजगार सृजन की जो वास्तविक इच्छा थी राज्यों की, वो कमजोर हो सकती है। इस पर ही जीन ड्रेस जैसे अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया है कि मनरेगा की विफलता उसकी अवधारणा में नहीं थी, बल्कि उसको लागू करने में थी। भुगतान में देरी, फंड कटौती, तकनीकी केंद्रीकरण और भ्रष्टाचार ने इसे कमजोर किया। लेकिन कोविड महामारी के दौरान इसी योजना ने करोड़ों प्रवासियों और ग्रामीण मजदूरों को सहारा दिया था, जिससे यह साबित हुआ कि डिमांड ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट गारंटी संकट के समय कितनी जरूरी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक ऐसे समय में जब ग्रामीण भारत अब भी अनौपचारिक श्रम और अस्थिर आय से जूझ रहा है, वहां रोजगार की कानूनी गारंटी को हटाना दूरदर्शी फैसला है, या फिर ये राज्य की जिम्मेदारी को धीरे धीरे पीछे खिसकाने की रणनीति है? और अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहें बजरबट्टू दुनिया पर।